Good morning, children. Welcome to the class of grammar. Now, students, we have last session we have finished our grammar syllabus for first sem. So now today we will begin with our revision. So now this is chapter 10. It is the revision 1 exercise wherein you will learn about a few of the topics which you have already studied. Like जो आगे आपने स्टडी किया है वो उसका सबका रिविजन है. ओके, तो आज पूरा हम वो रिविजन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक आज एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन देने वाली हूँ जो कि फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है प्लस एक ऐसे राइट उसको भी हम डिस्कस करेंगे. करेक्ट चिल्ड्रन. सो या लेट्स प्रोसीड विथ आवर रिविजन. नाउ देखो ये जो फर्स्ट है राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आई एम नॉट टीचिंग यू दैट अगैन नाउ. यू वेरी वेल नो व्हाट इट इज. सो ये आपको एक्सरसाइज है जो आपको करना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. राइट. आई डोंट थिंक आई नीड टू टीच यू दिस नाउ. गोइंग ऑन द बी सेक्शन. आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस a phrase or a sentence? Now I taught you beginning also in the very previous first chapter which we have studied about a sentence and a phrase. So a group of words that makes a complete sense is called a sentence. मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है राइट जिसको हम सेंटेंस कहते हैं. और दूसरा क्या होता है फ्रेज. फ्रेज क्या होता है फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. I just tell you my friend often. तो my friend often आपको समझ में आ गया कि मेरी फ्रेंड की बात कोई मेरी फ्रेंड की बात हो रही है लेकिन क्या उसका क्या वो कुछ नहीं बताया मतलब वो आधा सेंटेंस है. तो ऐसे आधे सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं राइट. और अगर पूरा सेंटेंस है कि पूरा समझ में आता है माई मदर वर्क्स इन अ शॉप. तो माई मदर वर्क्स इन अ शॉप मेरी मम्मी के बारे में बात हो रही है जो शॉप में काम करती है. तो वो एक पूरा सेंटेंस हो गया राइट. सेंटेंस में पूरा हो गया. तो जो छोटा सेंटेंस होता है उसको फ्रेज बोलते हैं. बाकी सेंटेंस देखो मारिया ओपन द डोर पूरा आ गया तो सेंटेंस हो गया. स्वान इन द सी. अब समझ में आता है कि स्वान नाम का बर्ड है जो सी के अंदर है लेकिन उसका क्या और कुछ नहीं दिया तो वो फ्रेज हो गया. आई डिड माई होमवर्क सेंटेंस. एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. अब समझ में आया कि स्ट्रीट के कोने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो नहीं समझ में आया फ्रेज. ओके. तो दैट इज अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज. आई हैवंट गॉट अ पेट सेंटेंस. वेयर डिड यू गो कंप्लीट सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस. वेंट होम घर गया कौन गया क्यों गया कुछ पता नहीं फ्रेज. द कैट कैट का क्या कुछ नहीं पता है तो फ्रेज. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज. Going on to the next is subject and predicate. अब मैंने आपको ये भी समझाया था बच्चों कि सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. जिसके बारे में हम बात करते हैं ऑफ whom we are talking is a subject. और जो बात सब्जेक्ट के बारे में होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं राइट. तो जनरली सारे ही सेंटेंस में जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स नेक्स्ट. जैसे कि द गर्ल कांट फाइंड हर स्कूल बैग राइट. तो बात किसकी हो रही है लड़की की द गर्ल की. तो वो सब्जेक्ट हो गया. अब लड़की के बारे में क्या बात हो रही है कांट फाइंड हर स्कूल बैग. तो वो क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया. जिसके बारे में बात करते हैं द गर्ल वो सब्जेक्ट हो गया. और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं मतलब कि जो लड़की के बारे में बात करते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं राइट. तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देखो डज योर मदर वर्क इन फैक्ट्री. तो इसमें क्या अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करके लिखना है. डज योर मदर वर्क इन अ फैक्ट्री. अब जब क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो उसका सब्जेक्ट बिगिनिंग में नहीं होता या तो एंड में होता है या तो मिडिल में होता है. जैसे कि यहाँ पे डज योर मदर की बात हो रही है राइट. तो योर मदर इज अ सब्जेक्ट. द बॉय रोट अ लेटर द बॉय इज अ सब्जेक्ट. आई बॉट अ न्यू कॉमिक. तो आई मेरी बात हो रही तो सिर्फ आई सब्जेक्ट आ गया. माई सिस्टर इज 6 years ओल्ड. तो कि किसकी बात हो रही है माई सिस्टर तो माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया. एवरी डे द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल. किसकी बात हो रही है द चिल्ड्रन.
तो the children will be the subject, right? Now in the same manner predicate होता है वो sentence के बाद का part होता है. Okay, so let's see. Write a suitable predicate to complete this sentence. अब यहाँ पे हमें खुद से predicate लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख के ही रखा है आपके लिए. देखो यहाँ पे माई टीचर की बात हो रही है, सब्जेक्ट इज माई टीचर. अब उसका प्रेडिकेट करना है. टुक टेस्ट ऑफ पोयम, टीचर ने क्या किया, पोयम का टेस्ट लिया. तो माई टीचर सब्जेक्ट, आई, सिर्फ आई लिखा है. आई वेंट टू प्ले इन द पार्क, बराबर, आई वेंट टू प्ले इन द पार्क. नाउ डैश योर पेंसिल. अब क्वेश्चन है योर पेंसिल, तो क्या है, क्योंकि कैन आई हैव योर पेंसिल, आई. तो हम ऐसे प्रेडिकेट ऐड किया, सब्जेक्ट दिया है योर पेंसिल इज अ सब्जेक्ट, पर योर पेंसिल का क्या, मैंने बोला था ना क्वेश्चन सेंटेंस में प्रेडिकेट सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है. डैश यू क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग. यहाँ पे हम लिखते थे गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन हो गया. यू इज अ सब्जेक्ट इन बिटवीन. फिर यहाँ पे द विंडो, तो कि माई मदर सेड टू क्लोज द विंडो, यहाँ पे सब्जेक्ट द विंडो है, समझ में आ रही है, विंडो, राइट. तो हमने प्रेडिकेट लिखा, माई मदर सेड टू क्लोज द विंडो, राइट. तो ये हो गया प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट का. और ये है पंक्चुएशंस. अब रिमेंबर मैंने पंक्चुएशंस में क्या समझाया था, फुल स्टॉप, सेंटेंस का बिगिनिंग कैपिटल लेटर, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे पंक्चुएशंस है एंड कैपिटल लेटर्स. अब सारे ही प्रॉपर नाउन होंगे वो कैपिटल लेटर में आपको करने हैं, ठीक है. तो आज आपको मैं ये भी एक्सरसाइज देने वाली हूँ. देखो ऐसे तो मैंने करके ही रखा है. आई गॉट अ बिग ब्राउन टेडी बेयर फ्रॉम माई बर्थडे. आई बिगिनिंग ऑफ द लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. सेंटेंस के बाद में हमेशा फुल स्टॉप आता है, क्या आता है, फुल स्टॉप, राइट. और बाकी बीच में भी जितने कैपिटल प्रॉपर नाउन है उसको भी कैपिटल में लिखेंगे, राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंग. ये भी एक्सरसाइज आज आपको मैं होमवर्क में देने वाली हूँ. ओके बच्चों, तो दिस इज द रिविजन ऑफ द फर्स्ट 4 lessons ऑफ योर्स. ओके, नाउ what I am going to teach you today is children एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर. आज मैं आपको एक फॉर्मल लेटर सिखाने वाली हूँ. लेटर या तो एप्लीकेशन. अगर आपको कोई सी चीज़ के लिए छुट्टी लेनी है 3-4 दिन की, तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि पापा को बोलो कि लीव एप्लीकेशन दे. हमें स्कूल में लेटर देना पड़ता है, राइट. तो उसको फॉर्मल, अगर किसी ऑफिस में, स्कूल में, ऐसी जगह पे हम लेटर्स लिखते हैं कुछ भी रीज़न से, उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं. क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर. तो आज फॉर्मल लेटर्स अलग अलग तरह के होते हैं. ऑफिस में देने के लिए, लॉयर को देने के लिए, या तो कोई प्रिंसिपल में देते हो, बैंक में देते हो, तो वो सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं. तो ये फॉर्मल लेटर में लीव एप्लीकेशन है. क्या है, लीव. तो देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए लीव एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर टू ग्रांट यू 3 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज. अब आपके भाई की शादी है, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए. तो अगर 2-3 से ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो आपको टीचर को लिखना पड़ेगा कि किस रीज़न से छुट्टी चाहिए. तो जनरली पेरेंट्स से चिट्ठी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं. इट इज़ कॉल्ड ए लीव एप्लीकेशन, राइट. तो देखो लीव एप्लीकेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट 27 अक्टूबर 2020, ये डेट हो गया. देन हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट आता है. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आता है. डेट के नीचे तुरंत सब्जेक्ट आता है कि किस वजह से चिट्ठी लिखते हैं, लेटर एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 days लीव. अब सब्जेक्ट में आपका जो रीज़न है एप्लीकेशन लेटर का वो कंप्लीट होना चाहिए. तो ये क्या है, एप्लीकेशन टू ग्रांट 3 days लीव. तो सब्जेक्ट पढ़ के टीचर को समझ में आ जाएगा कि 3 दिन की छुट्टी के लिए ये एप्लीकेशन है. नीचे हमें रीज़न लिखना है. क्या लिखना है, रीज़न. तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत नीचे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में रिस्पेक्टेड टीचर, सर, मैडम, आप जो भी लिखते हो, मैंने टीचर लिखा है, राइट, बिकॉज इज अ क्लास टीचर. माई सन डॉटर
यहाँ पे योर नेम, आपका नाम आएगा, आप ये खुद लिख लेना। डैश लिखा है वहाँ पे, आपको नाम लिखना है अपना। माई सन डॉटर, लड़का है तो सन, लड़की है तो डॉटर। आपका नाम, राइट। जैसे कि इफ आई से पलश जोशी, माई डॉटर पलश जोशी, ऐसे करके योर नेम, स्टडिंग इन योर क्लास थर्ड ए, आपकी क्लास में थर्ड ए, हैव टू अटेंड हिज हर, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर ब्रदर्स मैरिज, राइट। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट हिम हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। 3 days लीव, 3 days लीव, 3 दिन की लीव चाहिए, पर उसके साथ डेट भी लिखना है आपको कि कहाँ कब से लीव चाहिए, कितने कब से कितने दिन, 3 दिन बोला तो हमें डेट भी लिखना है। 20 अक्टूबर 2022, 30 अक्टूबर 20, मतलब 28, 29, 30, 3 दिन हो गए। शॉर्ट होता है, जो एप्लीकेशन लेटर हम टीचर्स को लिखते हैं वो बहुत शॉर्ट होता है। ऑफिशियल लेटर्स लंबे नहीं होते हैं और उसमें रिस्पेक्टेड सर मैडम टीचर ऐसा होता है। फिर आई एश्योर यू दैट ही शी विल कंप्लीट द पेंडिंग वर्क एज सून एज शी जॉइन्स द स्कूल। फिर पेरेंट्स क्या एश्योरिटी देते हैं कि 3 दिन का जो भी पढ़ाई है वो ख़त्म कर लेगी, राइट। थैंकिंग यू आएगा और लास्ट में आएगा लेफ्ट हैंड साइड योर्स फेथफुली, राइट। योर्स फेथफुली और पेरेंट्स का नाम और सिग्नेचर, पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स का, राइट। तो ये हो गया एक फॉर्मल लेटर लीव एप्लीकेशन 3 दिन की छुट्टी के लिए, राइट बच्चों। इस तरह से होता है। नाउ टुडे with it I'm also going to give you one essay. The essay is Iron Man of India. क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब आयरन मैन इंडिया का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी उसका बर्थडे आ रहा है, दिस इज इज 145th बर्थडे, राइट। ये उसका 145th बर्थडे है, बराबर। तो उसका भी बर्थडे 31 अक्टूबर को आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको ये ऐसे दिया है, राइट। आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज द निक नेम गिवन टू श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। He was born on 31st October 1875 in नडियाद, गुजरात। गुजरात की थी, नडियाद में बॉर्न हुए थे, राइट। और उसको आयरन मैन बोलते थे, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, राइट। सरदार तो वो बाद में बने, सरदार नहीं थे वो, सरदार बाद में थे, पहले उनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल, ओके। फादर्स नेम वॉज जवेर भाई हु वॉज अ फार्मर, पापा फार्मर थे जवेर भाई। मदर लाड बाई, अ वेरी सिंपल बट स्ट्रॉन्ग लेडी, राइट। अब सरदार पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आयरन मैन थे। इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो खुद ऐसे ही, मतलब अपना खुद का ऑपरेशन भी उन्होंने विदाउट गेटिंग वो करवाया था, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, राइट। और वो स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर भी थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटिंग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था नॉन वायलेंस से, राइट। स्ट्रॉन्ग लेडी। Vallabhbhai was a freedom fighter and an activist who fought against Britishers. हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। He believed in Gandhian ideology. गांधीयन आइडियोलॉजी का मतलब गांधी जी को मानते थे, गांधी जी के फ्रेंड थे, और मानते थे मतलब गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी। अक्सर वो गांधी जी के साथ पाए जाते थे, उन्होंने उसको हर लिहाज से हेल्प किया था। मोरओवर सरदार पटेल ने क्या किया था? वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे स्टेट के लोगों को इकट्ठा किया था, गैदर किया था फ्रीडम मूवमेंट में फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इसीलिए उनको सरदार का नाम भी दिया गया था। लेट्स सी। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज अ हार्ड वर्कर एंड टफ मैन। ही बिलीव्ड इन हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। ही बिकेम अ इंडियन बैरिस्टर। जो वकील हुआ करते थे उस वक्त में उसको बैरिस्टर कहते थे, राइट। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, उसी तरह से ये भी इंडियन बैरिस्टर थे। एंड अ स्टेट्समैन। ही यूनाइटेड मैनी स्टेट्स टुगेदर। बहुत सारे राज्य को, स्टेट को इकट्ठा करके फ्रीडम मूवमेंट के लिए उनको तैयार किया था। जॉइंट फ्रीडम मूवमेंट, दस कॉल्ड सरदार। उसके बाद
लोगों के इतने फेवरेट लीडर थे वो। ही वॉज अ वेरी वेल नोन लीडर सारे स्टेट में लोगों के, इसीलिए उन्होंने उसको सरदार का नाम दिया था। क्या दिया था? लीडर को गुजराती में हम या हिंदी में हम सरदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लीडर होते हैं उसको सरदार बोलते हैं, तो उसको सरदार का नाम दिया गया था। फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। एज अ टोकन ऑफ हिज सर्विस टूवर्ड्स कंट्री मैनी मॉन्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स है, फिर स्टेडियम है, सरोवर है, राइट। जैसे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, राइट, एसवीपी यूनिवर्सिटी है, एसवीपी स्टेडियम है जो हम खेलते हैं ना गेम्स, वो सरदार डैम जो नर्मदा के ऊपर जो डैम बना है, सरदार सरोवर बोलते हैं उसको, वो है। द मोस्ट रिमार्केबल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड फेमस है अभी, वो 2018 में उनका बिल्ट हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, राइट, जो कि सरदार सरोवर को फेस करता है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, केवड़िया कॉलोनी में। केवड़िया कॉलोनी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा स्टैच्यू बनाया गया है और वर्ल्ड का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसको नाम दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू बनाया है, उसको नाम सरदार पटेल का दिया गया। क्या दिया गया? एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विच इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीस, राइट बच्चों। तो देखो, उसको वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैच्यू रिकॉग्नाइज किया गया है। उसकी जो जनरली हाइट है वो 132 मीटर्स है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है जो गुजरात में लोकेटेड है, केवड़िया कॉलोनी में, और वो इनॉग्रेट हुआ था उनके 143rd बर्थडे को, राइट, जो कि 2018 में था, ओके, 31 अक्टूबर। सो दिस इज अबाउट द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आपको ये लिखना है और उसको लर्न करना है, ओके। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।